हेलो एवरीवन। आपने देखा होगा कि जब आप कुछ होटल्स में जाते हैं तो फिर गेट से ही आपको सीधे अंदर चले जाना होता है। गाड़ी पार्किंग के लिए आप चाबी दे देते हो और गाड़ी जो है वो लोग पार्किंग पे लगा लेते हैं। इस सर्विस को कहते हैं वैलेट सर्विस। इसी तरीके से आज के बुक में जो स्टोरी लाइन है वो शुरू हुआ है इस तरीके से। आई स्पेंड माई कॉलेज ईयर्स वर्किंग एज अ वैलेट एट अ नाइस होटल इन लॉस एंजलिस। इस बुक के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर करूँगी कि इंडियन मार्केट में, इंडियन जॉब सिनेरियो में, इंडियन फिनेंशियल सिचुएशंस में मेरे हिसाब से विथ माय लिटिल नॉलेज क्या मुझे लगता है कि हमें कुछ गलतियाँ नहीं करना चाहिए अपने पैसे को लेके या फिर मनी को लेके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो जब यहाँ पे जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन में, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, हर कोई दिखावा करना चाहता है कि मेरे पास ये गाड़ी है, ये घर है। बहुत सारे लोग इस तरीके से दिखावा करना चाहता है, हर कोई तो नहीं, काफ़ी सारे लोग। जैसे कि एक कहावत है गुजरातियों में कि आते हैं स्कूटर में इस तरीके से कि होटल वाला बोल रहा है कि सर आप अंदर नहीं जा सकते हैं, तो वो पूछते हैं कितने का बेचोगे, बोले सर क्या तुम्हारा होटल। सो एनीवेज, जैसे कि आपने ये भी सुना होगा, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो एनीवेज, द ग्रेटेस्ट शो ऑन द अर्थ, ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है। और यहाँ पे कहा गया है कि एक टेक एंथुजियस्ट जो कि काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स, काफ़ी बढ़िया एंटरप्रेन्योर रहे हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन किया है और वो काफ़ी महंगा उनको बेच भी चुके हैं। तो ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ सुपर रिच। ओके, सो व्हाट ही डज इज़ ही सेज टू पर्सन वहाँ पे दैट go to the jewelry store down the street and get me a few $1,000 gold coins। जाके मेरे लिए कुछ $1,000 के गोल्ड कॉइन्स लेके आओ। तो किस लिए मंगवाया है, क्या लगेगा कि कुछ ना कुछ करेंगे। बट वॉट ही डज इज, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है इंसान, और वहाँ पे जाने के बाद कौन कितने दूर तक गोल्ड कॉइन्स फेंक सकते हैं, इस तरीके का एक गेम खेलता है। तो आप ये बताइए कि अगर कोई गोल्ड कॉइन से इस तरीके का गेम खेलेगा, इस तरीके से शो ऑफ करेगा या फिर एंटरटेनमेंट के लिए जस्ट फॉर फन इस तरीके का हरकत करेगा, तो फिर उसका जो डॉलर्स है वो कब तक लास्ट करेगा। एक और इंसिडेंट हुआ था जब ही जस्ट वाज इन द होटल रेस्टोरेंट, और वहाँ पे क्या हुआ, ही शेटर्ड अ लैम्प इन द होटल्स रेस्टोरेंट। मतलब एक लैम्प उनसे टूट गया। सो मैनेजर ने कहा कि सर ये $500 का लैम्प है एंड यू हैव टू रिप्लेस इट। अब जो इंसान $1,000 का गोल्ड कॉइन पानी में फेंक रहा था, आप समझ ही सकते हो $500 पे वो कैसा रिएक्ट करेगा। वो गुस्सा होके बोलता है, यू वॉन्ट $500? द एग्जीक्यूटिव आस्क्ड। और उसके बाद वो क्या करता है, हियर्स $5,000। जब उसने जो सामान, लैम्प जो उसने तोड़ा था, शटर हुआ था उसके वजह से, वो $500 का था, लेकिन उसने क्या पे किया, उसने $5,000 जो है उसने पे कर दिया। तो इस तरीके का एक एटीट्यूड से, इस तरीके के बिहेवियरल स्किल से आगे चल के वो इंसान लास्ट में ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आप गेस कर सकते हो। बिल्कुल सही, वो इंसान का जो फिनेंशियल स्टेटस है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। तो यहाँ इस स्टोरी से ये आपका जो बुक है इसका शुरुआत हुआ है, और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर सिर्फ रिस्क टेकिंग इज मेकिंग मनी ये आइडिया नहीं रखा गया है, बल्कि ये आइडिया भी रखा गया है कि अगर आप अपने लिए टाइम खरीद रहे हो, सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग जो आप अपने लिए यहाँ पे खरीद सकते हो। ये आपको कुछ चैप्टर्स बाद समझ जो है ये बन जाता है। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए मैंने मार्किंग्स यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं सिर्फ मार्किंग्स वाला पार्ट यहाँ पे डिस्कस करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात किया गया है कि हर किसी का पर्सपेक्टिव, नो वंस क्रेजी। जो पहला चैप्टर है वो है नो वंस क्रेजी, कोई भी पागल नहीं है। हर किसी का पर्सपेक्टिव मनी को लेके अलग हो सकता है और इनमें से कोई पागल नहीं है। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने सुना होगा, अभी बहुत सारे एड्स भी आते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन के बाद क्या बचेगा पैसा, फिक्स डिपॉजिट से इट विल नॉट ग्रो। बट देन अगेन एवरीबडी में हैव देयर ओन ओपिनियन कि उनको क्या करना है, उनको शेयर्स में, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि उनको फिक्स डिपॉजिट से जो मनी एक आ रहा है, या फिर अगर कोई सीनियर सिटीजन के पर्सपेक्टिव से 0.5% एक्स्ट्रा अगर वो अर्न कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो वो उससे सेटिस्फाइड है। तो नो वंस क्रेजी, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। तो यहाँ भी एक स्टोरी फिर बताया गया है कि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लोवेस्ट इनकम हाउस होल्ड्स
on an average spend $412 a year on lotto tickets. तो वो लॉटरी टिकट्स के अंदर जो है $412 a year वो स्पेंड करते हैं, एंड दिस इज 4 times the amount of those in the highest income groups. जो सबसे लोएस्ट इनकम ग्रुप के लोग हैं वो लोग हाईएस्ट इनकम ग्रुप से ज़्यादा पैसा लॉटरी टिकट्स में खर्च कर रहे हैं. तो आप सोचेंगे अरे इससे अच्छा उसका यूज़ रोटी कपड़ा मकान में कर लिया होता. लेकिन अगेन नो वंस क्रेजी, वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनका ओपिनियन है. उन्हें पता है कि इसमें से जो उनका लोएस्ट इनकम ग्रुप में से वो कभी भी शायद से घर, गाड़ी, पैसा, बैंक बैलेंस, फॉरेन टूर्स एक्सेट्रा शायद अफोर्ड कभी ना कर पाए. सो लॉटरी इज़ द ओनली वे आउट, ओनली होप फॉर देम कि कोई ना कोई कभी ना कभी अगर यहाँ पे जीत जाता है तो फिर इट विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस. तो वो एक लौता उनका आइडिया जो है यहाँ पे कि ये होप है या फिर 1 in a million चांस तो है हिटिंग बिग. सो वो उनका पर्सपेक्टिव है. अगेन एनीवेज, no one's crazy here. It may seem crazy for me or for you or for some people who already have the basic amenities fulfilled. लेकिन वही जिसके लिए कुछ नहीं है, जिसको सही से यहाँ पे लोएस्ट इनकम ग्रुप में जो आ रहे हैं उनके लिए जो है हो सकता है that is an opportunity, though it is 1 in a million. Next chapter here is luck and risk. Nothing is as good or as bad as it seems. दिखने में हो सकता है दिखे कि नहीं ये तो बहुत बुरा है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन फिर नथिंग इज़ एज गुड और एज बैड. यहाँ पे बात किया गया है कि किस तरीके से एक लक फैक्टर भी आपका रहता है, लक एंड रिस्क फैक्टर भी रहता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल गेट्स, तो वो एक ऐसे स्कूल में उस समय में पढ़ते थे, उनके समय में जहाँ पे क्या था, जहाँ पे कंप्यूटर्स थे. ना उस स्कूल में कंप्यूटर होता, ना आगे वो बिल गेट्स बनते. ये एक पर्सपेक्टिव, लक का पर्सपेक्टिव है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ. और वही बाकी बच्चे भी तो थे ना, बाकी बच्चे क्यों नहीं बिल गेट्स बने. तो उनमें से एक बच्चा ऐसा था जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प थे, बिल गेट्स के बहुत बढ़िया यहाँ पे फ्रेंड भी थे. बट देन व्हाट हैपेंड, ही डाइड. एक यहाँ पे स्कूल, एक वो एक्सकर्शन में गए थे ड्यूरिंग हिज स्कूल इटसेल्फ, और उसमें जो है ही डाइड, और ही डिड नॉट देयरफॉर गेट दैट सेम अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे लक एंड रिस्क का चैप्टर जो है ये उनके साथ तब हो गया. After my son was born, I wrote him a letter that said, in part, some people are born into families that encourage education, others are against it. Some are born into flourishing economies encouraging of entrepreneurship, others are born in war and destitution. I want to be successful and I want you to earn it. I want you to be successful and I want you to earn it. But realize that not all success is due to hard work and not all poverty is due to laziness. Keep this in mind when judging people, including yourself. तो ये एक बात बहुत अच्छा इस बुक में कहा गया है. जो लक एंड रिस्क है ये इस पैराग्राफ से, इस स्टेटमेंट से यहाँ पे समझा जा सकता है. Therefore, focus less on specific individuals and case studies and more on broad पैटर्न्स. एक स्पेसिफिक केस को देखने से, एक आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम्पल देखने से हम मास का आइडिया नहीं लगा सकते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक पर्सन के पैटर्न को देख के हम अपने को उसी ढांचे में कंपेयर नहीं कर सकते हैं. राइट, तो ये यहाँ पे बात किया गया है. एंड बिल गेट्स वंस सेड, सक्सेस इज अ लाउजी टीचर, इट सीड्यूसेस स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कांट लूज. और ये स्मार्ट लोगों को एक आइडिया देते कि हम तो हार ही नहीं सकते, हम कैसे. ये एरोगेंस नहीं है, दिस इज हाउ इट इज. इट इज नॉट एरोगेंस, इट इज दैट सक्सेस इज अ लाउजी टीचर. सो नेक्स्ट चैप्टर हियर इज नेवर एनफ. व्हेन रिच पीपल डू क्रेजी थिंग्स, कभी भी एनफ का जो है वो तो ह्यूमन नेचर ही है. इट्स सो स्मार्ट एंड सो पावरफुल. लेट मी ऑफर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द डेंजर ऑफ नॉट हैविंग एनफ एंड वॉट दे कैन टीच अस. तो एक एग्जाम्पल में यहाँ पे बात किया गया है कि कभी हो सकता है कुछ लोग क्या करें कि नॉट इनफ, कुछ और बड़ा करना है, तो ऑलरेडी जो चीज़ हो रहा है उससे बाहर निकल के आउट कह सकते हैं कि एक कंपनी का इन्फॉर्मेशन आउटसोर्स करना है ना, जिसको हम कहते हैं कि दगाबाजी करना. जिस कंपनी में काम करे, जिस कुर्सी
के लिए पैसा मिल रहा है, उस कुर्सी के साथ यहाँ पे धोखाधड़ी करना और इन्फॉर्मेशन किसी और को यहाँ पे पास ऑन करना। तो नेवर एनफ का सेंटिमेंट कि नहीं और कमाना है, चाहे किसी भी रास्ते से कमाना हो, तो इससे क्या हो जाता है, वो इस इंसान को आगे चल के जेल हो जाता है। एंड जो उसके पास उसका रेप्यूटेशन बचा हुआ था वो भी ख़त्म हो जाता है, और जो उसके पास पैसा था वो भी उसका ख़त्म हो जाता है। इफ़ यू आर वन ऑफ देम देन रिमेंबर फ्यू थिंग्स, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग, इंक्रीजेस एम्बिशन फास्टर देन सेटिस्फैक्शन। आपको जो चाहिए था आपको मिल गया, अब उससे एक सेटिस्फेक्शन लेवल लाके खुशी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले कि वो सेटिस्फेक्शन लेवल में वो खुशियाँ आप ढूंढ पाए, उससे पहले आपने फिर से कुछ नया टारगेट कर लिया। एम्बिशन बढ़ता गया, सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बढ़ता गया। लोग सब कुछ अचीव करते रहते हैं, लेकिन सब कुछ अचीव करते रहने के बाद भी दिल में एक खालीपन, दिल में एक सूनापन रहता है। क्यों? क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं अचीव करते हैं और टारगेट्स अपना अचीव करते रहते हैं। तो छोटे छोटे टारगेट्स के लिए छोटी छोटी खुशियाँ, वो चीज़ भूल जाते, नहीं और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ वाली यहाँ पे जो है नेवर एनफ का आइडिया। नेक्स्ट है सोशल कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम हियर, कि पड़ोसी के पास ये वाली गाड़ी आ गई तो अपन को भी ये वाली गाड़ी लेनी पड़ेगी। एनफ इज नॉट टू लिटिल। अब एनफ का क्या मतलब है? एनफ इज रियलाइजिंग दैट द ऑपोजिट एन insatiable appetite for more will push you to the point of regret. Whenever it is, the inability to deny a potential dollar will eventually catch up to you. अगर यहाँ पे एक इंसान अपना 100 घंटे काम करके मान लीजिए एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे कमा रहा है, उसको अगर आप बोले कि नहीं 1 घंटा और काम करोगे तो 1 लाख रुपए और मिलेगा, तो वो उस 1 घंटे को मर के भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि ही हैज़ दिस दैट एनफ इज नॉट टू लिटिल, उसको कभी भी एनफ है ही नहीं। दी ओनली वे टू नो हाउ मच फूड यू कैन ईट इज टू ईट अंटिल यू आर सिक। कितना खाना चाहिए, कितना पैसा चाहिए, तब तक जब तक कोई बीमार ना पड़ जाए तब तक खाए, फिर उल्टियाँ करे, फिर हो सकता है गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम और तब रियलाइज़ करे कि नहीं वो एनफ था, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था। तो इसी तरीके से कुछ लोग भी होते हैं जो क्या करते हैं, चोरी तक कर लेते हैं और फ्रॉड तक कर लेते हैं। किस लिए? क्योंकि दे थिंक कि ये एनफ नहीं है, एनफ तो बहुत कम है, तो बहुत कम है और भी पैसे कमाने हैं उस आइडिया के साथ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है रजत गुप्ताज के बारे में और उसके स्टोरी के बारे में। देर आर मैनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर द पोटेंशियल गेन। कुछ चीज़ों को रिस्क में रखने का कोई वर्थ नहीं है, कोई सेंस नहीं है, डजंट मैटर्स उससे कितना भी पोटेंशियल गेन होता हो। आफ्टर ही वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, रजत गुप्ता टोल्ड द न्यू यॉर्क टाइम्स ही हैड लर्नड अ लेसन, डोंट गेट टू अटैच टू एनीथिंग। किसी भी चीज़ से पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। रेप्यूटेशन इज़ इनवैल्यूएबल, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस आर इनवैल्यूएबल। अपने फ्रीडम को रिस्क में रख के आगे बढ़ते रहना, फैमिली और फ्रेंड्स को साइड में रखते आगे बढ़ना, बीइंग लव्ड बाय दोज हु want to love you is invaluable, happiness is invaluable। और इन सभी चीज़ों को रिस्क में रखते हुए भी अगर हम आगे बढ़ना चाहे तो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। कुछ चीज़ें हैं जो किसी भी चीज़ के लिए छोड़ना या फिर किसी भी चीज़ के लिए रिस्क में रखना, पोटेंशियल गेन्स के लिए रिस्क में रखना वर्थ नहीं है। सो कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग में बेसिकली इस चैप्टर में ये बात किया गया है कि वॉरेन बफेट फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ गेन्ड मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ आफ्टर हिज 50s। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम लोगों में से काफ़ी लोग हम हो सकता है ये सोचे कि उन्होंने ही जस्ट मेड साउंड इन्वेस्टमेंट, कि उन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। सो अच्छा इन्वेस्टमेंट तो है ही है, बट साथ ही साथ गुड इन्वेस्टमेंट के अलावा एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि हाईएस्ट रिटर्न्स के लिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखना ज़रूरी है। It's about earning pretty good returns that you can stick with and which can be repeated for the longest period of time.
दैट्स व्हेन कंपाउंडिंग रन्स वाइल्ड। तो बहुत ही ज़्यादा कंपाउंडिंग के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कहा गया है कि काफ़ी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कॉन्सिस्टेंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर किसी का सैलरी 10,000 रुपये भी है तो भी एक रूल ये हो सकता है कि 10% के आसपास, अगर हो सके तो 1000 के आसपास वो इन्वेस्ट करे। मैं यहाँ पे बात करूँगी मेरी एक फ्रेंड का, her father consistently invested from the very beginning, काफ़ी जब वो लोग बच्चे बच्चे थे तभी से, और now she is 30 approximately, and then now they have a very good you know a lump sum amount अभी उनके पास है। क्यों है? बिकॉज अगेन वॉट शी सेज इज इन्वेस्टमेंट। तो शी सेड टू मी मे बी 4 years बैक कि वॉट एवर यू आर अर्निंग डजंट मैटर्स बट यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सो दैट इज the thing about investment for a longer period of time is very much necessary. And the next chapter is getting wealthy versus staying wealthy. तो good investment is not necessarily about making good decisions, it's about consistently not screwing up. एक तो कि हाँ good decisions तो चलो लेना पड़ेगा, लेकिन consistently bad decisions लेना, this is also very much harmful. To summarize all these things into one word in this chapter, getting wealthy versus staying wealthy, there is one statement that is survival. अब सर्वाइवल के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताया गया है रियल वर्ल्ड में, हाउ इट कम्स डाउन टू 3 things. I'll share that with you. More than I want big returns, I want to be financially unbreakable. And if I am unbreakable, I actually think I will get the biggest returns because I will be able to stick around long enough for compounding to work wonders. तो big returns risky भी रहते हैं, तो big returns से ज़्यादा what he wants is he wants कि एक longer period of time के लिए he keeps on investing. Planning is important, but the most important part of every plan is to plan on the plan, not getting according to plan. ये one of the best lines है जो इस बुक में मुझे लगा कि प्लानिंग ज़रूरी है, बट अगर आपका प्लान आपके किए हुए प्लान के हिसाब से नहीं जाए तो क्या, हाउ यू विल हैंडल दैट? प्लानिंग टू प्लान, इफ द प्लान डज नॉट गो अकॉर्डिंग टू द प्लान, जैसा मैंने प्लान किया वैसा सब कुछ नहीं किया, तो अब मैं क्या करूँ, उस पे प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट इज सर्वाइवल. व्हाट्स द सेइंग? यू प्लान, गॉड लव्स. द नेक्स्ट चैप्टर इज टेल्स यू विन. यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम, स्टिल मेक अ फॉर्च्यून. इस चैप्टर में एक बहुत अच्छी लाइन है, अ गुड डेफिनेशन ऑफ एन इन्वेस्टिंग जीनियस इज द मैन और वुमेन who can do the average thing when all those around them are going crazy. ये सेम स्टेटमेंट इस बुक के शुरुआत में, जहाँ से ये बुक शुरू हुआ है, यहाँ पे नेपोलियन के द्वारा लिखा गया एक यहाँ पे स्टेटमेंट है that says that a genius is the man who can do average thing when everyone else around him is losing his mind. So tales drive everything. Tales drive everything. Try to avoid underestimating how rare and powerful these events are. For example, किसी का लॉटरी लग जाना, वो बहुत ही एक रेयर इवेंट है. These events means that investors can be wrong half the time and still make a fortune. जैसे कि इसका क्या मतलब हुआ कि काफ़ी बार तो गलत होने के बाद भी यहाँ पे हो सकता है they become fortunate. और it is like कहिए कि द मॉडर्न सेंस ऑफ लॉटरी, जैसे उधर क्या है, दे नो इट इज़ 1 in a million इवेंट बट स्टिल पीपल आर बाइंग लॉटरी टिकट्स. तो यहाँ पे रिस्क तो है ही है, टेल्स, बट इवन इफ यू गेट टेल्स, नॉर्मली क्या होता है हेड्स में विन करते हैं, बट इवन इफ यू गेट टेल्स स्टिल देयर आर चांसेस दैट यू win. There are 100 planets in our galaxy and only one as far as we know with intelligent life. The fact that you are reading this book is the result of the longest tale you can imagine. That's something to be happy about. Next, let's look at how money can make you even happier. तो एटलीस्ट यहाँ पे पहला हैप्पीनेस फैक्टर, एटलीस्ट यू आर रीडिंग दिस बुक, सो समथिंग इज गोइंग टू चेंज. एंड देन कम्स द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर्स इन दिस बुक, दैट इज freedom. Controlling your time is the highest dividend money pays. So the next chapter is one of my most favorite chapter, that is freedom. Controlling your time is the highest dividend money pays.
यहाँ पे एक पैराडॉक्स के बारे में बात किया गया है, जो कि यहाँ पे एक कार का एग्जाम्पल दिया गया है कि काफ़ी सारे लोग ये चाहते हैं कि एक बहुत महंगी कार, एक जो है प्राइसलेस चीज़ वो अपने लाइफ में यहाँ पे ले ले, बहुत महंगी कार ले ले, और वो ये सोचते हैं कि जो कार को चला के जा रहे हैं, क्या आप कभी भी उसको देखते हैं? आप कार को देख के बोलते वाह क्या गाड़ी, आप कभी भी उस पर जो इंसान ड्राइव कर रहा है उसको देख के नहीं बोलते अरे क्या तुम्हारी शान बहुत बढ़िया है ना। तो लोगों को गोल्स देते हैं ज़्यादा पैसों का, कि आपके पास भी ज़्यादा पैसे हो, या फिर ये जो एक दूसरे को देखने वाली, एक दूसरे को दिखाने वाली जो आइडियोलॉजी है। बट क्या सही में इज़ इट पॉसिबल टू मेक समबडी लाइक यू बिकॉज यू हैव द मनी? करने को तो लोग शादियाँ भी कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस फैक्टर कि कौन कितना अमीर है, और करने को तो अपराध होने के बाद भी लोग अभी भी दहेज लेके शादियाँ कर रहे हैं। ये आपके इर्द गिर्द होता हुआ आपको नज़र आता होगा, कितनी महंगी गाड़ी कौन किसको दे रहा है बेस्ड ऑन द पोजीशन, ये अभी भी चल रहा है जबकि गैर कानूनी है। बट क्या इस तरीके से, क्या दिस इज़ द वे यू कैन मेक समबडी लाइक? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इट इज़ द टाइम जो कि आप परचेज कर सकते हो। अ वाइज ओल्ड आउल लिव्ड इन एन ओक, द मोर ही सॉ द लेस ही स्पोक। ज़्यादा हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, और कम हमें बोलना चाहिए। द लेस ही स्पोक द मोर ही हर्ड। जब कोई दूसरा बोल रहा है तो हमें उसकी बातें सुनना चाहिए, तब हमें अपनी ही बोलते रहना है, ये आइडियोलॉजी नहीं होना चाहिए। Why aren't we all like the wise old bird? हम सभी लोग उस wise old bird की तरह क्यों नहीं हैं? फिर एक और यहाँ पे 30 lessons for living इस बुक से यहाँ पे एक और लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया गया है। He wrote, "No one, not a single person, 1 of 1,000 say that to be happy you should try to work as hard as you can to make money to buy the things you want." अपने ज़रूरत के सामान को ख़रीदना ज़रूरी है, लेकिन क्या सिर्फ अपने ज़रूरत के सामान को बाई करने से, कुछ लोग शॉपिंग करने लग जाते हैं जब वो सैड हो जाते हैं, क्या सिर्फ इस तरीके के माइंडसेट आपको सही मायने में खुश बना सकता है? यहाँ पे मैं प्रीवियस चैप्टर्स से जो एक और थॉट था कि सेटिस्फेक्शन लेवल उतना जल्दी इंक्रीज़ नहीं होता है जितना जल्दी एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज़ होता है, और ये एक मेन कारण है जो काफ़ी सारे लोग वेल्थ रीजंस के वजह से जो खुश नहीं रहते हैं। और भी रीजंस हो सकता है, लाइक ग्रीविंग, फैमिली में कोई एक लॉस, तो उसको आप किसी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, देयर आर एक्सेप्शंस। बट अदरवाइज जो एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट इन द सेंस ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस कि नहीं हमको वो चीज़ मिलेगा तभी हम खुश होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। No one, not a single person said it's important to be at least as wealthy as the people around them, and if you have more then they do its real success. तो आपके आसपास के लोगों के जितना है फिर उससे भी ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी आप खुश होंगे। No one, not a single person said you should choose your work based on your desired future earning power. इसीलिए कहते हैं कि जो आपको मन है, जो इसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसको करें, क्योंकि आप एक फ्यूचर अर्निंग पावर देख के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एक इकिगाई बुक का मैंने रिव्यू बनाया था जिसमें बहुत अच्छी तरीके से ये सब का मिश्रण सर्कल्स बना के वेन डायग्राम के साथ एक्सप्लेन्ड है उस बुक में। तो फ्यूचर अर्निंग पर्सपेक्टिव से एक काम यहाँ पे पकड़ तो लिया है, पर क्या आप हर दिन उस काम को पूरी शिद्दत से कर पाएंगे? क्या आप मेंटली खुश रहेंगे? क्या ये बात है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे बात किया गया है इन 3 पॉइंट के बारे में। उसके बाद मैंने आप लोगों से ऑलरेडी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताया ही है, दैट नो वन इज़ इम्प्रेस्ड विथ योर पोजेशंस एज मच एज यू आर। हम खुश होते हैं खुद ही खुद को देख के कि अरे मेरे पास ये चीज़ें हैं पोजेशंस, पर कोई we are not done talking about Ferraris. Another story about the paradox of fast cars in the next chapter. तो wealth is what you don't see. Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. अगर आप पैसे को सिर्फ इसीलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द फास्टेस्ट वे दैट अ पर्सन कैन लूज देयर मनी। जो भी वेल्थ है, जो भी सेविंग्स है, क्योंकि दूसरों को दिखाना है या फिर चीज़ें बस परचेज करते रहना है। इफ़ वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट स्पेंड, what good is it? Well, let me convince you to save money.
लेकिन फिर यहाँ पे एक आइडिया ये आ सकता है कि अगर खरीदा ही नहीं, अगर स्पेंड ही नहीं किया, अगर खर्च ही नहीं किया, तो फिर अर्न करने का फ़ायदा क्या है? डू पीपल नीड टू बी कन्विंस टू सेव मनी? पैसे बचाने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा? माई ऑब्जर्वेशन इज दैट येस, मैनी डू. Past a certain level of income, people fall into three groups: those who save, those who don't think they can save, and those who don't think they need to save. And since you can build wealth without a high income but have no chance of building wealth without a high saving rate, it's clear which one matters more. अगर बहुत ही सिंपल सा चीज़ यहाँ पे अगर हम सही से अंडरस्टैंड करें तो आप वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं एक कम इनकम से भी. अगर 10,000 रुपये भी है तो हज़ार सेव करके भी कुछ एक सेविंग होगा. बट हैव नो चांस ऑफ बिल्डिंग वेल्थ विदाउट अ हाई सेविंग रेट. पर अगर सेविंग करे ही ना, अगर सेविंग रेट हो ही नहीं, तब तो कोई चांस ही नहीं है. तो कौन सा बेटर है? एक चांस होना इज स्टिल बेटर देन बिल्कुल चांस नहीं होना. सो दैट इज व्हाट. More importantly, the value of wealth is relative to what you need. किसी के ज़रूरत कितना है उसके बेसिस में उसका वैल्यू होता है. सेविंग रेट यहाँ पे की है. अगर कोई ज़्यादा अर्निंग कर रहा है तो वो ज़्यादा सेव कर रहा होगा. अगर वो कम अर्निंग कर रहा है तो वो कम अर्निंग यहाँ पे कम सेव कर रहा होगा. सो दोनों के बीच का एक बैलेंस यहाँ पे लाना ज़रूरी है. और पास्ट एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम के बाद वॉट यू नीड इज जस्ट वॉट सिट्स बिलो योर ईगो. अब मैं सीधे आ जाती हूँ चैप्टर नंबर 19. इस बुक का चैप्टर नंबर 19 है ऑल टुगेदर नाउ, वॉट वी हैव लर्नड अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ योर ओन मनी. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर स्टिल रीडिंग. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं. इट्स टाइम टू टाई थिंग्स टुगेदर. The chapter is bit of a summary, very short actionable lessons that can help you to make better financial decisions. तो इस summary पेज में कुछ बातें इस तरीके से कही गई है. Go out of your way to find humility when things are going right, and forgiveness, compassion when they are wrong. But it's never as good or as bad as it looks. The world is big and complex. Luck and risk are both real and hard to identify. Do so when judging both yourself and others. Respect the power of luck and risk, and you will have a better chance of focusing on things you can actually control. तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हमें उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें उस चीज़ के ऊपर और चीज़ें बिल्ड करने का कोशिश करना चाहिए. ईगो हमेशा कम होना चाहिए. सेविंग मनी इज़ द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम, एंड वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी. जो चीज़ें आपको दिख रहा है, कोई इंसान बहुत ये तो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है काफ़ी सारे जगह पे. अगर आप बहुत ही सिंपल से होके बहुत ही साधारण से कपड़े पहन के जाते हो, तो शादी ब्याहों में स्पेशली अगर आप बहुत ही साधारण सा कपड़ा पहन के जाते हो तो लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि अच्छा तुम कहाँ से आ गए हो. अगर उसमें से कोई आपको पहचानता है कि अच्छा ओके यू आर डूइंग गुड इन लाइफ, तो वो आपसे नॉर्मली बात करेगा. नहीं तो वो इस तरीके से रिएक्ट करता है कि जैसे ओके ऐसे कपड़े पहन के आए हो, ऐसे जूते पहन के आए हो, नो ज्वेलरी. तो इस तरीके का एक रिएक्शन आपको मिलता है. बट वेल्थ इज एक्चुअली व्हाट इज़ नॉट सीन. हो सकता है किसी एक फीमेल के पास उसका सेविंग हो, बट उसने अपने सारे सेविंग से जो है एक शादी ब्याह का कपड़ा लहंगा ख़रीदने में नहीं उसको इन्वेस्ट किया कि अपन को शादी में जाना है तो अपन जो है सबसे महंगा लहंगा यहाँ पे पहन के जाएंगे. सो लेस ईगो एंड मोर वेल्थ. ये एक लहंगा से लेके एक गाड़ी तक का एग्जाम्पल भी आप इसमें ले सकते हैं. मैनेज योर मनी इन अ वे दैट हेल्प्स यू स्लीप एट नाइट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही रिस्की वाला ले लिया, बट डज दिस हेल्प मी स्लीप एट नाइट. ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा. फिनेंशियल डिसीजंस लेने से पहले ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा. हो सकता है कि एक इंसान बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा हो पर उसको चैन की नींद नहीं है. किस लिए? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि कल अपन के पास ये होगा कि नहीं होगा. कल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे. तो उसके बेसिस पे चैन का जो है वो चैन का पैसा नहीं है, या फिर वो
शांति का पैसा नहीं है. If you want to do better as an investor, the single most powerful thing you can do is increase your time horizon. टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आप किस तरीके से अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, ये सबसे ज़रूरी बात है. इट मेक्स लिटिल थिंग्स ग्रो बिग एंड बिग मिस्टेक्स फेड अवे. वॉट? टाइम. इट कांट न्यूट्रलाइज लक एंड रिस्क. लक और रिस्क तो रहेगा ही, उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, बट इट पुशेस रिजल्ट्स क्लोजर टूवर्ड्स व्हाट पीपल डिजर्व. अगर हम टाइम सही से सही चीज़ों में इन्वेस्ट करें, उससे हमें अच्छा बेहतरीन रिजल्ट मिलता है. जब हमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए किसी चीज़ पे, तब हम हो सकता है उस चीज़ पे टाइम फोकस नहीं करके कुछ और चीज़ों में टाइम फोकस करें. बाद में हमें वो रियलाइज़ होता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. गॉन. टाइम इज़ गॉन. टाइम किसी का वेट नहीं करता है. Become okay with a lot of things going wrong. You can be wrong half the time and still make a fortune. 100% फॉर एग्जाम्पल सही हमेशा हो ज़रूरी नहीं है. जैसे कि मैं एग्ज़ाम के केस में काफ़ी बार बोलती हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टिक करेक्टली, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्किप. क्योंकि 100% तो किसी ने भी नहीं किया होगा सही, तो 50% पे जहाँ कट ऑफ जाता है, 50% तो छोड़ के भी दे हैव मेड अ फॉर्च्यून. So that applies to money as well. Use money to gain control over your time, because not having control of your time is such a powerful and universal drag on happiness. अगर आप मैंने कुछ लोगों को ये रोते हुए देखा है कि उनको एक फिक्स सैलरी मिल रहा है कुछ फिक्स काम करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी एक तरफ से उनको मर मिटना है कि नहीं, वो 1 घंटा एक्स्ट्रा का पैसा भी हमें चाहिए, बिकॉज फॉर देम इनफ इज़ टू लेस. और ज़्यादा कमाना है और ज़्यादा चाहिए. तो इसके बेसिस पे दे लूज़ ऑल देयर टाइम, दे लूज़ ऑल देयर हैप्पीनेस, और यहाँ तक चले जाते हैं कि अच्छा जो भी मिल रहा है उसको उठा के पढ़ाना शुरू कर दो, चिल्लाना शुरू कर दो. चिल्लाना इक्वल्स टू पढ़ाना. तो इस हद तक चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि दे आर नॉट इन्वेस्टिंग द टाइम ऑन दैट. द एबिलिटी टू डू वॉट यू वॉन्ट, when you want, and who you want, as long as you want to, pays highest dividend that exists in finance. आप जिस काम को करना चाहते हैं, जिस तरीके से उस काम को करना चाहते हैं, अगर आप what you want to do is what you are doing, if that is what it is, you will always be happy. Be nicer and less flashy. No one is impressed with your possessions as much as you are. आप खुद ही खुश हो रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, कोई और उतना खुश शायद नहीं है आपके पोजीशन से. आपको हो सकता है ये लगे कि फैंसी गाड़ी, बढ़िया घड़ी, ये सब जो है रेस्पेक्ट और एडमायरेशन लेके आए. हो सकता है वो आपसे कुछ गेन करने का सोच रहा हो, पर ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी वेल्थ को देख के वो आपको रिस्पेक्ट करता हो. सो ये दोनों रिलेशन नहीं, कि या फिर ये कहिए कि पैसे से इज्जत नहीं खरीदा जा सकता है. हो सकता है वो इंसान इज्जत दिखा रहा हो क्योंकि उसको आपसे कोई गेन चाहिए, पर इज्जत खरीदा नहीं जा सकता है. सेव, जस्ट सेव. यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीजन टू सेव. जितने लोग इट्स ग्रेट टू सेव फॉर अ कार, फॉर अ डाउन पेमेंट, मेडिकल इमरजेंसी, बट अगर कोई भी रीज़न नहीं है तभी भी एक सेविंग का होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मैंने कहा था ना लास्ट में मैं आपको अपना कुछ पर्सनल ओपिनियंस भी बताऊंगी. क्योंकि जहाँ पे ये जो स्पेसिफिक सिचुएशन है, ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे हो सकता है आपने 10 साल काम किया हो और आप बोलो कि मेरे पास तो कोई सेविंग ही नहीं है. तो अगर कोई इंसान ने 10 साल काम किया, उसके पास कोई सेविंग भी नहीं है, तो उसके बाद अगर मान लीजिए अभी मार्केट वॉलेटिलिटी के वजह से या फिर किसी भी रीज़न के वजह से उसका नौकरी चला जाता है, अगर उसके पास कोई भी सेविंग नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? कम से कम एक दूसरा नौकरी देखने से पहले तो उसको एक सेविंग पीरियड चाहिए ना. और साथ ही साथ आजकल कंपनियां क्या हो रहा है, 2-3 साल काम करने के बाद ही रातों रात बोल रही है कि हमें कॉस्ट कटिंग करना है, या फिर वॉट एवर रीज़न वो लोगों को निकाल रही है. आप क्या करोगे? आपके पास तो 30 डेज़ का नोटिस पीरियड भी नहीं है, आपको तो रातों रात निकाल दिया गया. क्या खाएंगे? फैमिली क्या खाएगी? तो इसीलिए सेविंग्स एक होना बहुत ज़रूरी है. और अगेन व्हेन टाइम विल फ्लाई, बाद में ये जब रियलाइज करेंगे 10 साल काम करने के बाद, देन इट विल अगेन नॉट मेक एनी सेंस. तो स्पेशली अभी के टाइम के हिसाब से तो सेविंग होना बहुत ज़रूरी है ही है. डिफाइन द कॉस्ट ऑफ सक्सेस एंड be ready to pay it, because nothing worthwhile is free. There is nothing known as free lunch in this world. हर चीज़ के पीछे एक प्राइस टैग होता है. अनसर्टेनिटी, डाउट, रिग्रेट,
रिस्क फैक्टर हो सकता है, फाइन हो सकता है, पेनल्टी हो सकता है। तो जिस हिसाब से जिसका जो कॉस्ट बेनिफिट है, द प्राइस वर्थ पेइंग टू गेट समथिंग नाइस इन एक्सचेंज, उस प्राइस को हमें पे करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज अ प्राइस टैग विद एवरीथिंग. वर्शिप रूम फॉर एरर्स. The gap between what could happen in the future and what you need that this should happen in the future. तो उनके बीच में गैप हो सकता है हो. And if your plan does not works according to your plan, then you need to have a plan for that too. कि ऐसे हुआ नहीं जैसा मैंने प्लान किया था, अब मैं क्या करूँ. काफ़ी सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स ये कहते हैं कि you should always have a second source of earning as well, especially again इन सर्कमस्टेंसेस में कि अगर एक सोर्स ऑफ अर्निंग इज नॉट वर्किंग आउट, देन आपके पास और 2-3 सोर्सेस ऑफ इनकम भले ही कम हो, बट एटलीस्ट वो आपको कुछ ना कुछ एक फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूर प्रोवाइड करेगा. अवॉइड द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ फिनेंशियल डिसीजंस. हर कोई चाहता है कि कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, लेकिन उसके लिए एक्सट्रीम डिसीजंस, इफ़ यू आर मेकिंग एक्सट्रीम फिनेंशियल डिसीजंस, देयर आर रिस्क ऑफ लूजिंग एक्सट्रीम एंड्स. तब आप क्या करेंगे? तो इस हिसाब से एक्सट्रीम डिसीजंस को अवॉइड करना चाहिए, रिस्क को बैलेंस करना चाहिए. यू शुड लाइक रिस्क बिकॉज इट पेज ऑफ ओवर टाइम. रिस्क से डर के भागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिस्क हमें ग्रेटर रिटर्न्स हो सकता है दे. डिफाइन द गेम यू आर प्लेइंग. जिस गेम को आप प्ले कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस एक्शन को आप कर रहे हैं, नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल प्लेइंग अ डिफरेंट गेम. जो गेम आप खेल रहे हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपका अर्निंग है, उस हिसाब से आप अपने चैप्टर को बनाएंगे ना. किसी और के साथ कंपैरिजन करके करना ये नहीं चलेगा. एवरी डेफिनेशन अबाउट योर सेट ऑफ प्ले हैज़ टू बी डिफाइंड बाय यू. Respect the mess. See, smart, informed and reasonable people can disagree in finance because people have vastly different goals and desires. There is no single right answer and just the answer that works for you. Right? तो हो सकता है हर एक इंसान का अलग अलग गोल हो सकता है किसी एक इंसान के पास कि 30-40 लाख रुपए है, वो उसका फिक्स डिपॉजिट करके उससे शांति खरीदना चाहता है. अगेन पीस कैन नॉट बी परचेस्ड, बट स्टिल वो चाहता है कि चलो कुछ एक अर्निंग मेरे पास आता रहेगा इससे हर महीने के इंटरेस्ट के रेट में, तो उससे मैं अपना जो भी काम करना मुझे अच्छा लगता है मैं वो काम करूँगा. तो हो सकता है वो इस हिसाब से डिसीजन ले, तो वो उसका चॉइस है, क्योंकि उसने मोर देन अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हो सकता है ये प्रेफरेंस दिया कि वो उस टाइम को खरीदेगा. तो एनीथिंग कैन हैपन लाइक दैट. लास्ट चैप्टर is on confessions, the psychology of my own money. यहाँ पे ऑथर अपने confessions को, अपने psychology को यहाँ पे शेयर करते हैं. how my family thinks about savings. उनके खुद के family क्या सोचती है. I did not intend to get rich, I just wanted to be independent. चार्ली मुंगेर ने एक बार कहा था कि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं अमीर बनूँ, मेरा मकसद ये था कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ. काफ़ी सारे लोग कहते हैं ना कि अपना खर्चा निकालने के लिए एक छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? उनका गोल क्या है यहाँ पे कि वो इंडिपेंडेंट बने, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, किसी से उन्हें मांगना ना पड़े पैसा, इस तरीके का. हाउ माई फैमिली थिंक्स अबाउट investment. I started my career as a stock picker and at that time only owned individual stock. I have changed my investment strategy in the past, so of course there's a chance I will change it in the future. No matter how we save or invest, I am sure we will always have the goal of independence and we will always do whatever maximizes for sleeping well at night. इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज चेंज किया जा सकता है. पास्ट में भी ऑथर बोल रहे हैं कि उन्होंने चेंज किया और भविष्य में भी चेंज करेंगे, और जो भी ज़रूरत हो ताकि सुकून की नींद यहाँ पे आए. सुकून का नींद आना बहुत ज़रूरी है. We think it's the ultimate goal, the mastery of the psychology of money. तो इससे हमने क्या समझा कि psychology of money का coming back to one more point which is very important, that is the goal of independence. Again, independence तभी हो पाएगा जब आपके पास financial independence रहेगा. तो financial independence का रहना भी बहुत ज़रूरी है. आजकल काफ़ी बार प्रोटेस्ट करते हुए या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बायसनेस में लोग ये भूल जाते हैं कि सर बाकी सभी जगह तो ठीक है, बाकी सभी चीज़ें तो ठीक है, पर आप ये तो सोचिए कि ये सब चीज़ें आप तभी मास के लिए सजेस्ट कर सकोगे जब फिनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा, तभी तो बाकी सोर्सेस ऑफ इंडिपेंडेंस को रियलाइज़ किया जा सकेगा. अगर एक घर के पास बेसिक
रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है तो वो बाकी चीज़ों के बारे में कैसे समझेगा, बाकी चीज़ें कैसे करेगा। बट टू भूखे पेट ना भजन गोपाला, इन शॉर्ट, बट टू ईच देयर ओन, नो वन इज क्रेजी। हर किसी का साइकोलॉजी खुद का है और कोई भी यहाँ पे पागल नहीं है, कोई भी यहाँ पे क्रेजी नहीं है। फिर पोस्ट स्क्रिप्ट है इस बुक में, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ वाई द यूएस कंज्यूमर थिंग्स द वे दे डू, जहाँ पे यूएस कंज्यूमरिज्म के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ, अगस्त 1945 जब हुआ, उसके बाद जापान सरेंडरिंग वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन अमेरिकन हिस्ट्री, द न्यूयॉर्क टाइम्स रोड। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में हॉल्ट आ गया था और ग्रेट डिप्रेशन यहाँ पे हो गया था। उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन के बाद अब लोग क्या सोचने लगे कि अब क्या करें, लो इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो होने लग गए थे, एंड द इंटरनेशनल बर्थ ऑफ द अमेरिकन कंज्यूमर हैपेंड। सो आफ्टर दैट पीपल रियलाइज्ड दैट इकोनॉमिक बूम लाने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो डिमांड को यहाँ पे इंक्रीज करने लग गए, क्रेडिट बूम होने लग गया। मतलब ऐसा सिचुएशन कि पैसा नहीं है तो फिर भी क्रेडिट पे लोग चीज़ें खरीदे। जैसे एक समय पे क्या रहता था, टीवी फ्रिज के लिए लोग जो है क्रेडिट पे टीवी फ्रिज वगैरह लेते थे, क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट आने लग गया। गेन्स आर शेयर्ड मोर इक्वली देन एवर बिफोर, जो भी यहाँ पे गेन्स होगा उसको बाकियों के साथ भी शेयर किया जाएगा, क्योंकि इसी से फिर आगे जो है everybody will take debt, debt will increase, उधारी बढ़ता जाएगा, everybody will take debt, debt will increase tremendously, but so did incomes, so the impact wasn't a big deal। अगर debt increase हुआ उसके साथ इनकम्स भी लोगों का इंक्रीज हुआ, क्योंकि मार्केट एक्सपेंड हुआ, लोग क्रेडिट पे भी सामान खरीद रहे थे, अमेरिका बूम हो रहा था, इट्स बूमिंग टुगेदर लाइक नेवर बिफोर, इट्स बूमिंग विथ डेट that isn't a big deal at the time because it's still low relative to income। income अभी भी ज़्यादा है और debt अभी भी कम है। so that is what, and their cultural acceptance that debt isn't scary thing, debt डरने वाली चीज़ नहीं है, ये culturally accept हो गया था कि उधारी पे भी अगर यहाँ पे नैया पार हो रही हो या फिर क्रेडिट पे सामान आ रहा है तो आने दो, इस तरीके का एक माइंडसेट। पर फिर क्या हुआ, 1970 से 2000 तक ग्रोथ कंटिन्यू बट बिकेम मोर अनइवन, येट पीपल्स एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउ देयर लाइफस्टाइल शुड कंपेयर टू देयर पियर्स डिड नॉट चेंज। और काफ़ी अनइवन ग्रोथ और काफ़ी अनइवन होते हुए नज़र आए चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स नज़र आया। द बूम रिज्यूम्स बट इट्स डिफरेंट देन बिफोर, और हर बार पहले से अलग तरीके से यहाँ पे बूम होने लग गया है। एंड फाइनली द बिग स्ट्रेच, rising incomes among a small group of American led to that group breaking away in lifestyle। तो एक स्मॉलर ग्रुप जब यहाँ पे लार्जर अर्निंग्स करने लग गया तो वो अलग हो गया या फिर वो और बेहतर लाइफस्टाइल यहाँ पे लेने लग गया। ड्यूरिंग अ टाइम व्हेन मीडियम वेजेस वेयर फ्लैट, द मीडियन न्यू अमेरिकन्स होम ग्रीव 50% लार्जर, लोग और बड़े घर यहाँ पे बनाने लग गए। Once a paradism is in place, it is very hard to turn it around। और एक बार जब ये आदत हो जाता है ना कि इसी तरीके का लाइफस्टाइल रहेगा तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। जैसे हमने ऑलरेडी राइस द सेपियंस, ऑलरेडी हम लोग राइस का कल्टीवेशन करके राइस खाने लग गए हैं, तो अभी हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी हम नहीं बोल सकते कि नहीं पैडी कल्टीवेशन एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन हिस्ट्री, तो चलो अंडू करते हैं। तो ये बटन यहाँ पे नहीं अवेलेबल होता है लाइफ में। The Tea Party, Occupy Wall Street, Brexit and Donald Trump each represents a group shouting, "Stop the ride I want off"। ये हिस्ट्री के अलग अलग इवेंट्स है। टी पार्टी वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, ब्रेक्सिट जो काफ़ी रिसेंट है, ब्रिटेन का एक्सिट, दैट इज़ ब्रेक्सिट, एंड डोनाल्ड ट्रंप जो है, द केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, उसमें भी कोई ना कोई यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे इसी तरीके का सिस्टम नहीं चाहिए, स्टॉप, आई वॉन्ट टू गेट ऑफ। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ नाउ द लोवेस्ट इट्स बीन इन द डेकेड। कहाँ पे? यूएस के अंदर। तो ये वहाँ के पर्सपेक्टिव से यहाँ का पर्सपेक्टिव क्यों नहीं हम लोग कंपेयर कर सकते? बहुत वीडियो अभी लंबा हो गया, तो एक अलग से वीडियो में मैं बात करूँगी अबाउट द इंटरेस्ट रेट, द डिफरेंसेस एंड गुड इंटरेस्ट और बैड इंटरेस्ट के मामले में मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन सिनेरियो।
सो द एरा दिस इजंट वर्किंग मी स्टिक अराउंड, कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, ये एरा हो सकता है रहे, क्योंकि हिस्ट्री इज़ वन डैम थिंग आफ्टर अनदर. हिस्ट्री कीप्स ऑन चेंजिंग, एक के बाद एक इवेंट इसमें होता रहता है. एंड वी नीड समथिंग रेडिकली न्यू राइट नाउ. वॉट एवर इट इज़ मे स्टिक अराउंड. हमेशा ये कंसेप्ट रहता है कि नहीं है, इस तरीके से नहीं चलेगा, हमें कुछ नया चाहिए. सो दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी. एक अंडरस्टैंडिंग इसमें से ये तो बिल्कुल ही आता है दैट इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू डिड लाइक दिस बुक. प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसा लगा. थोड़ा सा लंबा हो गया ये वीडियो, बट मुझे एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट करना था ताकि ये पूरा एक साथ कवर रहे और एक वीडियो में सेफ रहे. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टिल हियर. टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय. धन्यवाद.